हेलो। Hello, हाँ, यस। good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सत्यम, हाउ आर यू? Sir, fine. ओके, सो टुडे वी आर अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, बट एनीवे, ठीक है। और कैसे हैं आप लोग? सब कुछ कर रहे हैं? सत्यम, और कुछ किया है? सर अभी तो एनसीईआरटी रीड करी थी जहाँ तक आपने पढ़ाया था। ओके, क्लियर है? समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ ओके, सर, वो मुझे मतलब थोड़ी वेक्टर फॉर्म में दिक्कत आ रही थी। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में। तो कॉलम्स वेक्टर फॉर्म वगैरह। में देखो क्या है, बस जो तरीका है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं अभी। ठीक है, बेसिकली वेक्टर फॉर्म का मतलब हम्म। क्या होता है? आपको, जैसे हम फील्ड की बात करें या फोर्स की बात करें तो क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, फोर्स या फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का मतलब ये हो गया कि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यस। राइट? वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं वेक्टर में, तो ये है कि खाली के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, बिकॉज के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर क्या देता है आपको? फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है, राइट? मैग्नीट्यूड। हाँ, वो यस। अट्रैक्टिव हो, बट फोर्स में डायरेक्शन भी चाहिए। और डायरेक्शन आपको कैसे चाहिए? डायरेक्ट देखो, कभी भी आपको डायरेक्शन चाहिए ना, तो आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन टू अस टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कभी हम तुमसे कह रहे हैं कि फोर्स इज 10 आई कैप, तो व्हाट डज दिस मीन? सर मैं अगर अगर एक्स कह रहा हूँ, एक्सिस की तरफ। हाँ, एक्स एक्सिस की तरफ, इसका मतलब ये है कि आपने एक्स एक्सिस डिफाइन कर रखा है। यस। आपको पता है ना क्या एक्स लिया है आपने, किस डायरेक्शन को आपने एक्स लिया है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यस। हम प्रोजेक्टाइल मोशन में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स ले लेते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस एक्स ले लेते हैं। तो वहां पे ये पता होता है ना कि हमने किस डायरेक्शन को एक्स पॉजिटिव लिया, राइट? है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, तो उसी तरह से अगर मान लो किसी प्रॉब्लम में मैं जैसे फील्ड के बारे में पूछूं, कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, तो बताओ किसी भी पॉइंट पे जब हम लोग फील्ड डिस्क्राइब करते हैं तो हमें इनपुट क्या होता है? क्या क्या चीजें दी होती हैं जिसके टर्म में हम फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं? तो जो चार्जेस होते हैं वो दिए होते हैं, ठीक है ना? उनका पोजीशन दिया होता है, तो उनके टर्म में हमको डिस्क्राइब करना है, राइट? यस सर। हाँ, तो पहले आप क्या करेंगे, उनके पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे जो इन चार्जेस की वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं, और फिर उनके टर्म में आप बाकी के पॉइंट का फील्ड निकालेंगे। ठीक है, चलो तो आज इसको हम लोग फिर से एक बार कंटिन्यू करते हैं, इस चीज को एक बार और देखते हैं, तो आई होप कि इट विल बी कंप्लीटली क्लियर। ठीक है, तो चलें, और क्या क्या कौन कौन बच्चे आगे हैं हमारे पास? तो वी कैन सी हियर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर। ठीक है, तो कंटिन्यू करें। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू, राइट? ओके, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं, और स्टार्ट से थोड़ा सा कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो शुरू से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर, देखो, ठीक है भाई, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है वो आप काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जो तरीका होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा, बिकॉज यू आर नाउ डूइंग इन क्लास 12। सो हाउ यू आर डूइंग इन क्लास 12, यू नो, जो आप पहले क्लासेस में स्टडी करते हो फिजिक्स, जैसे आप 10th में पढ़ते हो या 9th में पढ़ते हो, तब तक फिजिक्स ना मोर ऑफ क्वालिटेटिव होता है, मतलब कुछ चीजें आपको जस्ट बताई जाती हैं विदाउट कि कैसे जनरेट होता है या मैथमेटिकली हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब चीजें बताए बिना बस आपको कुछ क्वालिटेटिव चीजें बताई जाती है, जैसे चार्जेस के बारे में आपको पता है शुरू से ही। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर गोइंग टू डू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड देन वी आर मूविंग टू चार्जेस। ठीक है, तो जब भी नए बच्चे के साथ मैं डिस्कस करता हूँ तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब डिस्कस करता हूँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब डिस्कस करने में हमें काफी सारी बातों को यूज करना पड़ता है। जैसे
पिछली क्लासेस में भी हमने जो कुछ बातें की थी उनको भी यूज करना होता है, ठीक है। और मेरा जो स्टाइल होता है टीचिंग का वो मोस्टली इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि मैं फिजिक्स को थ्योरी का सब्जेक्ट मानता ही नहीं हूँ। फिजिक्स इज नॉट जस्ट समथिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द वर्ड्स। जैसे मैंने तुम्हें कुछ कह दिया कि ये लाइन लिखवा दिया, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो वो नहीं है। जो तुम समझते हो या जो तुम रिस्पॉन्ड करते हो या तुम बताते हो किसी भी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन में जो तुम्हारा रिएक्शन होता है वही फिजिक्स होता है। आ रही मेरी बात समझ में? सो फिजिक्स इज नॉट दैट which you just write as a language or which you just write as a text or which you just write as a definition. बेसिकली फिजिक्स जो है ना वो आपको समझ को अफेक्ट करती है और आपको वो समझ आना ही फिजिक्स है, ठीक है। ऑब्वियसली हर चीज फॉर्मल होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिखना है तो कुछ पॉइंट्स तो लिखना ही पड़ेगा ना भाई, या हमको रिवीजन करना है तो किन किन बातों को हमको रिवाइज करना है, तो वो बातें हमारे लिखी लिखी होंगी तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, तो लिखेंगे भी हम लोग थोड़ा डिस्प्ले भी करेंगे, लेकिन समझ पे ज्यादा जोर डालना पड़ेगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। जैसे हमने कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस तरह के इंटरेक्शंस को डिस्कस करते हैं, उनके क्या क्या कंडीशंस होते हैं, उनकी बात चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। और ऐसे तो हर एक पार्ट इनफाइनाइट है, बट विद इन द सिलेबस ऑफ जेई या विद इन द सिलेबस ऑफ बोर्ड एंड विद इन आवर लिमिट ऑफ टाइम को उसको थोड़ा सा हमको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगा। बट शुरू में थोड़ा सा अभी हमको वाइड होना पड़ेगा। तो जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? इस पे जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा, और मोस्टली मेरा जो स्टाइल होता है वो यही होता है कि मैं रादर देन कि जस्ट मैं एक दो लाइन लिखवा दूं और एक दो क्वेश्चंस करवा दूं, मैं बच्चे से ही इंटरेक्ट करके उनसे नई चीजें निकलवाता हूँ, ठीक है। तो चलो हम लोग उस पे जाते हैं। मुझे आप ये बताइए कि व्हाट यू नो अबाउट द फोर्सेस, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर इन द नेचर? व्हेन आई आस्क यू अबाउट फोर्सेस, हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर इन द नेचर, कैन यू टेल मी? नेचर में अगर हम लोग बात करें तो कितने टाइप के फोर्सेस हैं? वेदिका, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस आर देयर इन द नेचर? या लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन। सपोज फॉर एग्जांपल आई एम टॉपिंग समथिंग, जैसे आप ये मान लो जो ये टैप पेन है, इसको मैंने छोड़ दिया, क्या हुआ? ये गिर गया। Yes, sir. Gravitational force. हाँ, so how it has fell down? If I ask you, your answer is gravitational force. What happens? You know, this tab pen has some mass and it interacts with the mass of the earth, and the mass of the earth pulls it downward. So what type of interaction it was? इंट्रैक्शन से हमारा मतलब फोर्स होता है। फिजिक्स में जब भी हम इंट्रैक्शन की बात करते हैं तो मोस्टली वी मीन फोर्स, ठीक है। अब बताइए व्हाट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इट वाज देयर? इट वाज एन इंट्रैक्शन बिटवीन मास एंड मास, राइट? तो जब आप Yes. बोलते हो ग्रेविटेशन, वी एक्चुअली मीन व्हाट? इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस। सो व्हाट इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज क्रिएटिंग दिस इंटरेक्शन? तो मास, योर आंसर इज व्हाट? Mass. मास इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट इज क्रिएटिंग द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, राइट? तो उसी टाइप से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इंटरेक्शन को चार बेसिक नेचर में डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई। चार बेसिक नेचर क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन मासेस, वी कॉल इट व्हाट? वी कॉल इट ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? वी कॉल इट व्हाट? Gravitational force. ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलो एक और कुछ बातें हम लोग करते हैं। ग्रेविटेशन के अलावा क्या क्या होता है? अच्छा, देयर इज अनदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट क्रिएट्स द इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड चार्जेस, यू नो। चार्जेस भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे दो बॉडी में चार्जेस होंगे तो जैसे मास एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, चार्ज भी एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्या करता है? एक टाइप का इंटरेक्शन क्रिएट करता है। और चार्जेस दो तरह से इंटरेक्शन करता है। जैसे अगर एक चार्ज स्टेशनरी है और उसके सराउंडिंग में दूसरे चार्जेस रखे हुए हैं तो उनका इंटरेक्शन कुछ और होगा। और अगर एक मूविंग चार्ज है और उसके सराउंडिंग में कोई मूविंग चार्ज हो तो फिर इंटरेक्शन कुछ और हो जाएगा। यानी चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन। क्या? Electrostatic and magnetic. हाँ, अब since both the interactions are created by same physical characteristics, so we commonly give them common heading. And what is that common heading? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो नेचर में जब हम फंडामेंटल फोर्स की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन और मैग्नेटिक इंटरेक्शन दोनों करंट क्रिएट करते हैं, चार्जेस ही क्रिएट करते हैं। Since both the interactions are created by the charges, we call them electromagnetic interaction.
अब उसमें हम लोग यानी दो पार्ट में जाएंगे, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन अलग स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक इंटरेक्शन अलग स्टडी करेंगे। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन स्टडी करेंगे तब हम लोग इंश्योर करेंगे कि उनमें से कोई एक चार्ज, अगर दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हम स्टडी करने जा रहे हैं तो एक चार्ज रेस्ट पे हो, एंड देन वी कॉल इट व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक। ठीक है, ये सारी बात मैं लैंग्वेज में भी लिखवाऊंगा, बट पहले एक बार तुम लोग ध्यान से समझ लो। ठीक है, फिर देखो फिजिक्स ना तुम्हारी आत्मा में बसती है, तुम्हारे सोल में बसती है, तुम्हारे कॉपी में कम बसती है, पता है ना तुमको। फिजिक्स लाइज लेस इन योर कॉपी, इट मोर लाइज इन योर माइंड एंड इन योर सोल। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको बात समझनी है। हाँ, सेफ्टी के लिए जरूर हमें बुक्स में भी चीजें होनी चाहिए ताकि हम रिवाइज करें, तो एक डेफिनेट फॉर्म में जब हम चीजें दिखती हैं तो हमें थोड़ी सी ज्यादा समझ में आ जाती हैं, तो वो अलग बात है, बाकी आपको बात समझनी है। तो बेसिकली अगर फंडामेंटली जाएंगे तो हर चीज एक चीज को क्रिएट कर रही है, आप एक चीज से दूसरी चीज को क्रिएट कर लेते हो और तब आपकी समझ ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा दो और इंटरेक्शन है नेचर में, strong and weak nuclear forces, since they only exist inside nucleus and in our common phenomena in all our surrounding, nucleus is not going to get affected, you know that। कभी हम लोग अपने सराउंडिंग में न्यूक्लियस को नहीं तोड़ते। न्यूक्लियस कहाँ टूटता है, बड़े बड़े न्यूक्लियर लैब्स में, एटम बॉम्ब्स में, उन सब में टूटता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे सराउंडिंग में जितने भी फिनोमेना उसमें न्यूक्लियस इंटैक्ट होते हैं। ठीक है, और बताओ अब अगर मैं तुमसे पूछूं हमारे सराउंडिंग में जो भी फोर्सेस हैं दो ही कैटेगरी में बढ़ते हैं, कौन कौन से कैटेगरीज में? व्हाट आर द कैटेगरीज इन विच वी कैन क्लासिफाई द फोर्सेस इन आवर सराउंडिंग? बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस में दो ही मेन कैटेगरी है, क्या? या तो वो ग्रेविटेशनल होगा, और ग्रेविटेशनल नहीं है तो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या? जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो क्या बोलेंगे आप? जैसे नेचर में हम लोग चार कैटेगरी में बांटते हैं ना इंटरेक्शन को, एक ग्रेविटेशनल हो गया जो इंटरेक्शन बिटवीन मास मास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस हो गया, ठीक है ना भाई, और एक हो गया स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, दे ओनली एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस इन अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर का फोर्स है वो। ठीक है, लिख लो इन चारों बातों को। ठीक है, लिखो, लिख लो। देयर आर फोर बेसिक नेचर ऑफ इंटरेक्शंस। ठीक है, there are four basic nature of interactions in universe. There are four basic nature of interactions in universe. लिख लिया? There are four basic nature of interactions in universe. ठीक है भाई, पहला क्या है? ग्रेविटेशनल। हाँ, पहला क्या है? सॉरी ये बड़ा। There are four basic natures of interactions in universe. First of all is what? Gravitation. इतना sensitive क्यों हो रहा है? Sorry, this laptop is more sensitive. That's why. Okay, I am attempting class today on another laptop. It is more sensitive. ये दूर से ही कैच कर ले रहा है। एक बार रुक जाओ, फिर इसका सेटिंग देख अब ठीक हुआ। ओहो, ज्यादा से ज्यादा ही सेंसिटिव हो रहा है। लिखिए, देयर आर फोर बेसिक नेचर ऑफ इंटरेक्शंस इन द यूनिवर्स। क्या क्या है? पहला क्या है? ग्रेविटेशन। लिखा? ठीक है, ठीक है। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट क्रिएट ग्रेविटेशन इज मास। ठीक है, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट क्रिएट, ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन इज मास। लिख लिया? यस। ठीक है, वेदिका लिख लिया? Yes, sir. ओके, देन लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, the physical characteristic that create electromagnetic interaction are charges physical characteristic that create electromagnetic interactions are charges.
stationary charge creates electrical interaction on the surrounding charges. And a moving charge create both electrical and magnetic interaction on the surrounding charges. A moving charge create both electrical and magnetic interaction on the surrounding charges. ठीक है भाई? ठीक है? Noted it? Yes, sir. Okay. इसके बाद लिखिए. ठीक है. The two other interactions exist only inside nucleus in the short range distance of order of 10 to the power minus 15 meter. In the short range distance of order of 10 to the power minus 15 meter. Sir, can you repeat this line? Other two interactions exist only inside nucleus in the short range distance of 10 to the power minus 15 meter. Called strong and weak nuclear forces. Called strong and weak nuclear forces. Called strong and weak nuclear forces. ठीक है? लिख लिया? Yes, sir. Called strong and weak nuclear forces. ठीक है? Now we move to electrostatics. लिख लो. When we consider the interaction of stationary charge or charges, when we consider the interaction of stationary charge or charges with surrounding charges, when we consider the interaction of stationary charge or charges with the surrounding charge, ठीक है? It is called electrostatics. Statics. ठीक है भाई? Yes, sir. ओके. अब एक बात बताइए, चार्जेस की बात हमने की, ठीक है? ये बताइए नेचर में चार्जेस क्रिएट कैसे होते हैं? हाउ द चार्जेस आर क्रिएटेड? अभी तक चार्जेस के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, जैसे एक ग्लास रॉड लेते हैं मान लो और वुल से रगड़ देते हैं, ठीक है? तो क्या होता है? एक ग्लास रॉड लिया, वुल से रगड़ दिया, उसके बाद ग्लास रॉड और वुल को अगर करीब लाएंगे तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? डू दे अट्रैक्ट और रिपेल? Attract. अट्रैक्ट. अच्छा, एक काम करेंगे, एक वुल लिया और ग्लास रॉड को उससे रगड़ दिया, फिर उसके बाद एक दूसरा ग्लास रॉड लिया, उसको भी वुल से रगड़ दिया, आप दोनों ग्लास रॉड को नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? Repulsion. रिपल्सन हो जाएगा. तो बेसिकली हो क्या रहा है इस फिनोमेना में? व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, आप जानते हैं कि जैसे कोई भी एटम होता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस होता है, किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से. मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एटम से. एटम के अंदर क्या क्या होते हैं?
न्यूक्लियस होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज इजियर, अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे? यूजुअली क्या होता है कि न्यूक्लियस तो अपने नहीं होते हैं, उनको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस टाइप की प्रोसेस करते हैं कि जैसे रब कर दिया, तो इस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो यूज लूजली बाउंड होते हैं एटम से, वो निकल के बाहर दूसरे बॉडी पे चले जाते हैं। जब जिस पे चले गए, दूसरे पे जब चले गए तो उस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया, और जिससे चला गया उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बिकॉज ओवरऑल तो एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, उनके चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ओवरऑल तो वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चला जाता है, तो जिस चला जाता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो क्या हो जाता है, Positive. पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस क्रिएट होते हैं, दे आर एक्चुअली क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कभी आधा ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एटम ए का इलेक्ट्रॉन आधा बी पे चला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूटता नहीं है, या तो वो पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो वो मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट करेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऐसा यूनिट में कूलम होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है। अगर ऐसे यूनिट की बात करेंगे आप, तो कम से कम चार्ज जो किसी भी मेटल पे एग्जिस्ट करता है यूजुअली अपने सराउंडिंग में, वो कितना एग्जिस्ट करता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या दो, उसका 2 गुना हो, उसका 3 गुना हो, उसका 4 गुना, उससे कम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब उसके 2.5 टाइम्स कभी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, Quantization. क्वांटाइजेशन। तो चार्जेस में कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो इन्हीं सिचुएशन से फॉलो करते हैं। लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, नोट इट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हाँ, अब थोड़ा ठीक हुआ ये। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस लिख लीजिए। ये जो वर्ड्स मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये बोर्ड के हिसाब से ठीक है। ठीक है, पहला लिखो, कई बार पूछ लेंगे जैसे शॉर्ट नोट्स टाइप के, तो वहां आप कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस लिखिए। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज क्या, एडिटिव। एडिटिव। ठीक है, एडिटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 कूलम चार्ज है और 4 कूलम चार्ज है, तो दोनों मिला देंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा, 6 coulombs. ठीक है, कितना, हाउ मच, 6 कूलम। हेलो, हेलो, हाँ, चार्ज इज व्हाट, क्या लिखा, Charge is additive. हाँ, एडिटिव। इट मींस व्हाट, जैसे कोई Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों मिला देंगे तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। Yes, sir. दूसरा प्रॉपर्टी लिखिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 क्या है, चार्ज इज, Quantized. ये क्या प्रॉपर्टी होता है बताओ। ठीक है, लिखो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हुआ, सिंस चार्जेस आर क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, since charges are created due to transfer of electrons, since charges are created due to transfer of electrons, they only exist in multiple of charge on electron and given as Q is equal to plus minus Ne। ठीक है, ठीक है,
and given as q is equal to plus minus ne. n क्या है? Number of electrons. हाँ, मतलब ये इंटीजर है. और e क्या है? Charge on one electron. हाँ बिल्कुल. तो कभी भी चार्ज, यानी अगर मान लो n 10 हुआ तो 10 ही हो गया, या -10 ही हो सकता है. ठीक है, 11 ही हो सकता है, 10.5 ही हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो सकता. इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन. तो कोई भी क्वांटिटी ना मिनिमम मल्टीपल यूनिट में एग्जिस्ट करती है तो उसको हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं. और अगर कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करेगी तो क्वांटाइजेशन नहीं बोलेंगे. जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन हाइट जो है वो क्वांटाइज है और क्वांटाइजेशन यूनिट सेंटीमीटर में है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई आदमी 170 सेंटीमीटर का हो सकता है, 171 सेंटीमीटर का हो सकता है, 172 सेंटीमीटर का हो सकता है, मतलब 171 सेंटीमीटर का हो सकता है. He can be of 170 सेंटीमीटर, he can be of 171 सेंटीमीटर. Can he be 170 सेंटीमीटर and 5 mm? No, sir. No. तो अब अगर हम कह रहे हैं क्वांटाइजेशन यूनिट 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब सेंटीमीटर के मल्टीपल में ही हाइट एग्जिस्ट कर सकता है. तो उसी तरह से अगर हम लोग कह रहे हैं कि चार्ज क्वांटाइज है, क्वांटाइजेशन यूनिट इज 1 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब द मिनिमम चार्ज दैट विल एग्जिस्ट विल बी इन द, ठीक है, विल बी इन व्हाट, द मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो हो गई. ठीक है, ओके. और तीसरी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व. ये बहुत कुछ एडिटिव टाइप की ही है, बट ये अलग से नाम दिया जाता है तो हम लोग लिख लेते हैं इसको. चार्ज इज कंजर्व प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और कई बार सही समय पे ये ध्यान पे नहीं आता रहता, बट ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है. लिख लो, चार्ज इज कंजर्व. कंजर्वेशन आपने सुना है कभी? कभी फिजिक्स में आपने ये वर्ड सुना है कंजर्वेशन? Yes, sir. कब सुना था? Conservation of motion. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने सुना होगा. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सुना होगा आपने, सेंटर ऑफ मास कैप्टन में, रोटेशन में, है ना? ठीक है, तो चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ कि दो सिस्टम अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा. ठीक है भाई, मतलब नेट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट. लिख लो, चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब लिख लो, in the interaction of two or more than two charge bodies, net charge remains constant. In the interaction of two or more than two charge bodies, net charge remains constant. In the interaction of two or more than two charge bodies, net charge remains constant. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं. एक एग्जांपल से इसको विजुलाइज करते हैं. ठीक है भाई, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे विजुलाइज करें, तो चलो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं. करें? ओके, सो लेट अस विजुलाइज. ये मान लो एक बॉडी है ए, दूसरा बी है और ये सी है. ठीक है, इन तीनों में इंटरेक्शन होना, अभी हुआ नहीं इंटरेक्शन. इंटरेक्शन से पहले इस पे चार्ज है ना, मान लो 4 कूलम. क्या है? बी पे है -3 कूलम और सी पे है 1 कूलम. ठीक है, ये दिया हुआ है, राइट? ठीक है, अब ए और बी और सी में इंटरेक्शन हो गया, यानी बिफोर इंटरेक्शन द चार्जेस ऑन ए बी एंड सी वाज +4 कूलम, -3 कूलम एंड 1 कूलम. नाउ देयर इज इंटरेक्शन, यानी कुछ फिनोमेना हुआ, ए और बी आपस में कांटेक्ट में आ गए, कुछ इधर शेयरिंग हुआ, कुछ उधर शेयरिंग हुआ, लेकिन ए बी सी के बीच में ही आपस में हो रहा है. ठीक है, बाहर से नहीं हो रहा है. वी आर ओनली सीइंग द शेयरिंग ऑफ सम चार्जेस अमंग ए बी सी. तो इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस हो रहा है, मतलब शेयरिंग हो रहा है चार्जेस का. ठीक है भाई, अब शेयरिंग के बाद क्या हुआ कि ए का चार्ज हो गया 2 कूलम, ऐसा दिया हुआ है मुझको, ये गिवन है मुझे कि ए का चार्ज हो गया 2 कूलम और बी का चार्ज हो गया, ठीक है, 1 कूलम. ठीक है, तो बताओ सी का चार्ज क्या होगा? व्हाट इज द चार्ज ऑन सी आफ्टर इंटरेक्शन? तो क्या आंसर देंगे आप? वेदिका आप बताइए. -1. यस, क्यों, कैसे सोचा? Because the total charge before the interaction was 5 - 3, which is 2 coulomb. So the Yes. total charge has to remain conserved. So that's why. Yes, बिल्कुल सही. So whenever there is an interaction in two or more than two charge bodies, net charge will remain constant. ठीक है,
बाहर से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, तो टोटल चार्ज कांस्टेंट है, इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, राइट। ठीक है, यही चीज आप जब मोमेंटम के लिए बोलते हैं तो कंजर्वेशन मोमेंटम बोलते हैं, कंजर्वेशन मास के लिए बोलते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। तो ये सारी बातें बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स के, ठीक है। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो चार्ज में ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब हम लोग चार्ज और चार्ज इंटरेक्शन को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। चार्ज चार्ज इंटरेक्शन के लिए दो बेसिक लॉज हैं जो गाइड होते हैं, और हर एक लॉ एक दूसरे पे से डिराइव हो जाता है, जैसे गॉस लॉ और कूलम्ब्स लॉ, ये दो ऐसे लॉज हैं जो दोनों फंडामेंटल हैं और एक दूसरे से डिराइव हो जाते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग तरीकों से हम लोग चार्ज चार्ज इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। तो एक तरीका है कूलम्ब्स लॉ, जो कि एक ट्रेडिशनल तरीका है, और दूसरा तरीका है फील्ड के थ्रू, गॉस लॉ के थ्रू स्टडी करते हैं, जो हम लोग दोनों स्टडी करेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। ओके, हम लोग पहले कूलम्ब्स लॉ पे जाते हैं, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपने पहले भी सुना होगा जूनियर क्लास में भी, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस द कूलम्ब्स लॉ। लिख लो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के लिए जो लॉ है वही कूलम्ब्स लॉ है, लिख लो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। नेम द टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। सो लेट अस मूव टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है भाई, ओके। सो लेट अस टॉक ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। पहले ना इसका Yes. बस क्वालिटी फॉर्म समझ लेते हैं, उसके बाद उसके वेक्टर फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज गिवन एज, पार्टिकल्स बोलो यानी उसका डायमेंशन बहुत छोटा होना चाहिए। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज गिवन एज F is equal to K Q1 Q2 upon R square, ठीक है भाई। The force between two charged particles is given as F equal to K Q1 Q2 upon R square, ठीक है। ओके, यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, ठीक है। Here Q1 and Q2 are charges on the Point particles charges. and R is separation between them, ठीक है। Yes, sir. Here Q1 Q2 are charges on the particles and R is separation between them, ठीक है। If यहाँ एक बात लिख लेना, the force is attractive if charges are of same nature, the force is attractive if charges are of same nature, ठीक है। and repulsive if charges are of, sorry उल्टा हो गया, the force is repulsive if charges are of same nature and attractive if charges are of opposite nature, देख लिया। Yes, sir. the force is repulsive if charges are of क्या, Same nature. same nature, and attractive if charges are of, Opposite nature. हाँ, यानी दो नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा, Repulsive. बस एक मिनट देना। हाँ, मैंने आपसे बात कर
Am I audible? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि जब चार्जेस का नेचर ऑपोजिट होगा, जैसे दोनों चार्जेस अगर निगेटिव है तो अट्रैक्शन कैसा होगा? Repulsive. रिपल्सिव। और दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो भी, Repulsive. और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो, Attractive. हाँ, ठीक है, इज दैट क्लियर? राइट। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे बता दो बस, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, इफ प्लेस्ड एट सेपरेशन 1 मीटर? What is the minimum interaction force between two charged particles when placed at separation of 1 centimeter? ठीक है भाई, ओके, एंड इन प्लेस्ड इन वैक्यूम। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. What is the minimum interaction force between two charged particles when placed at separation of 1 centimeter and when placed in vacuum? एक बस मैं तुमको एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि what is the value of K in vacuum? 1. Value of K in vacuum is 9 into 10 to the power 9 ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ? ये दिया हुआ, ठीक है, बताइए। व्हाट इज द मिनिमम इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एट सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर? ठीक है, ओके, Yes, sir. हाँ बताइए, ठीक है। So the value of the charge is not given. नहीं, नहीं दिया हुआ है, यही आपको थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंस यूज करना है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे है जो हमने बात कर चुके हैं, उसको थोड़ा यूज करना है, ठीक है।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? अभिनव त्रिपाठी। हेलो अभिनव, कैन यू हियर मी? अभिनव, कैन यू हियर मी? वेदिका, मेरी आवाज आ रही है? So you're audible now. ओके, अच्छा तो हो गया क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए क्या पूछा है मैंने? सक्षम, आप कुछ हिंट दोगे? सर ये सर वो सर के ई स्क्वायर। हाँ देखो वेदिका, हम जानते हैं कि नेचर में जो चार्ज, आप जानते हो यहाँ पे आर, देखो इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, इस कूलम्ब लॉ में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, बताइए। के है, ठीक है, क्यू एन है, क्यू टू है और आर स्क्वायर, यही है ना? Yes, sir. अच्छा इसमें बताओ के की वैल्यू हम सेलेक्ट कर सकते हैं या नेचर वाइज फिक्स है? वैक्यूम में के की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं क्या? कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ के इन द वैक्यूम? No, sir. Constant. हाँ, और क्यू एन क्या है? 1 n is equal to 1 to E. क्यू एन क्यू 1.6. टू आर द चार्जेस, इसके बारे में मुझे नहीं दिया हुआ, ठीक है। और आर Yes, क्या? sir. सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। इज सेपरेशन बिटवीन चार्जेस फिक्स्ड, यानी गिवन इन दिस क्वेश्चन? Yeah, sir. Yes, sir. हाँ, तो आप देखो किसी भी क्वेश्चन को जब आप पूछा जाएगा ना कुछ भी, जैसे मैंने आपसे पूछा मिनिमम, तो आपको ये सोचना है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट आई कैन सेलेक्ट, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन हियर, के इज गिवन एंड आर इज गिवन, आर आई कैन नॉट सेलेक्ट। आर कितना दिया क्वेश्चन ने? हाउ मच आर इज गिवन? 1 centimeter. यानी अगर ऐसे यूनिट में बात करें तो हाउ मच? 0.01 meter. ओ सॉरी, 10⁻⁻2 मीटर ना, मैंने गलती से यहाँ पे, ठीक है, राइट। Yes, तो sir. ये चीज हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब तो हम सेलेक्ट क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन सेलेक्ट? Q1 Q2। Q1, Q2. अच्छा, अब हमको क्या पूछा? मिनिमम पूछा हुआ है। अगर मिनिमम पूछा हुआ है तो हमको क्या सोचना चाहिए कि Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 मिनिमम होगा, Q2 मिनिमम होगा, तभी तो Q1 Q2 मिनिमम होगा। दो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट का मिनिमम मतलब दोनों मिनिमम हो। Yes, sir. व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Q1? 1.6 into 10 to the power of मतलब वी नो कि चार्ज इज क्वांटाइज, कोई भी चार्ज की वैल्यू मिनिमम ई से कम तो हो नहीं सकती, ठीक है Yes, ना। sir. यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो बेसिकली आइडिया ये है कि मिनिमम फोर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो अब ई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, ओके। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ वो पुट कर दीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर है आपका, ठीक है। यानी व्हाट शुड बी योर आंसर? बता देंगे? 1.6 का स्क्वायर और 10 टू द पावर 1.6 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, और बाकी जो फैक्टर आ जाएगा लिख लो। बेसिकली योर आंसर विल बी 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर, 1.6 का मतलब 2.56, तो 2.56 इंटू 9 इंटू व्हाट, 10 टू द पावर -38 उधर आ गया, और इधर आ गया 9 और 13 13 माइनस 38, 10 पावर -25 न्यूटन, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आंसर है, दिस इज द आंसर, as I am able to see this is the answer, is that clear? यस सर। ठीक है, मतलब वो वैल्यू तो कुछ ना कुछ आना था, वो आ ही जाएगा, वो वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, वो दैट इज नॉट बिग डील। बिग डील इज कि हमें कैसे विजुलाइज करना है, ठीक है भाई, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये तो कूलम्ब्स लॉ हो गया, जो एक टेंटेटिव फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अब कई बार ना, जैसे अभी मुझसे सक्षम पूछ रहा था, जैसे इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, हाउ टू विजुलाइज दिस इन वेक्टर फॉर्म,
ठीक है, लेट अस कम टू द वेक्टर फॉर्म। और तो कभी भी कोई भी चीज अगर हम वेक्टर फॉर्म में पूछेंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट है ना, दैट हैज टू बी इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होगा ये मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। यानी आई एम गिविंग द पोजीशन ऑफ चार्जेज इन as a vector I am given, so this is the origin of the frame, ठीक है, मान लो O है, ठीक है, और यहाँ मान लो Q1 है, और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है ना, यानी O से जो Q1 को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो R1 है। क्या है? R1, ठीक है भाई। और ये जो दूसरा वेक्टर है Q2 के पोजीशन को ज्वाइन करने वाला, सॉरी फिर वही काम हो, ये R2 है, ये क्या है? R2 है, R2 वेक्टर है, यानी यहाँ पे ये जो Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2, ये बीच में बेकार लाइन आ गया, इसको भूल जाओ। अब हम अगर पूछें कि जो फोर्स लगेगा Q2 पे वो क्या लगेगा, तो लेट अस थिंक, फर्स्ट ज्वाइन Q1 इन Q2, ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 Q2 को हमने ज्वाइन कर दिया, राइट, दिख रहा है आपको? तो पता है हमको कि ये जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, F2 वेक्टर जो है, मतलब फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल को अगर मैं F2 कहूं तो F2 यूं लगेगा, दिख रहा है ना सक्षम? ठीक है, यस अगर सर। फोर्स ऑन Q2 को अगर मैं F2 कहूं तो F2 यूं लगेगा, यानी अब ये लग रहा होगा। अब इसको मुझे क्वांटिफाई करना है और इसको डायरेक्शन भी देना है, तो कैसे देंगे? अगर मान लो Q1 Q2 के बीच में सेपरेशन वेक्टर को अगर मैं R कह दूं, if I say separation vector between Q1 Q2 as R, तो R is what? R2 minus R1। R क्या है? R2 minus R1। ठीक है, वेदिका क्लियर है? R is R2 minus R1, so I am interested in calculating F2। So F2 is what? A Q1 Q2 by R square, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है? R के अलोंग है, जो R मैंने रिप्रेजेंट किया, R क्या है? ये ऐसे लिख सकते हैं क्या इस फोर्स को? ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ चार्जेज है ना, हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। अगर मान लो ये नेगेटिव हो गया, इसमें से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो ये अपने आप अट्रैक्टिव हो जाएगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सिव हो जाएगा, तो यही रहेगा, और दोनों पॉजिटिव हैं तो भी यही रहेगा। समझ में आ रही बात? यस। वेदिका क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब जरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। अब इसमें R क्या है? R2 माइनस R1 है, यानी अगर इसी को हम खाली R इनपुट मेरे पास R1 R2, R इनपुट नहीं है, so basically I have to put up my all answers in terms of R1 and R2। So what I will do, I will write R in terms of R2 minus R1। If I write R in terms of R, अब जानते हो R कैप का मतलब क्या होता है? What is the meaning of Tell R me the cap? direction of our. हाँ, डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर is giving the direction, यानी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, राइट? Yes, तो मैं sir. आई राइट द सेम थिंग एज, इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? K Q1 Q2 into R वेक्टर अपॉन R क्यूब, यानी मतलब R कैप को मैंने वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R लिख दिया, और मॉड ऑफ R नीचे स्क्वायर पहले से था, तो ऐसे बन गया ना ये, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब लेकिन मुझे तो आंसर R2 R1 के टर्म में चाहिए, मुझे तो R के टर्म में नहीं चाहिए। R तो मैंने इंट्रोड्यूस किया इंटरमीडिएट स्टेप में, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा सिंपल सा दिखने में लगे। तो हम क्या करेंगे, R को क्या रख देंगे? R2 माइनस R1। सो अल्टीमेटली जो मेरा जो वेक्टर फॉर्म हो गया वो ये हो गया, K Q1 Q2 into R2 minus R1। This is the formula for force on second particle, right? ठीक है, अपॉन क्या? R2, ये जगह यहाँ पे थोड़ा सा कम बच रहा है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से नोट कर लेना भाई, अपन मॉड क्यूब। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 के मॉड का क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, ठीक है। यानी ये फॉर्म क्या बताता है, अगर मुझे R1 R2 वेक्टर फॉर्म में दिया जाए और इस फॉर्मूला को मैं यूज करूं, सीधा जो मुझे आंसर मिलेगा ना, वो आई कैप जे कैप के टर्म में मिल जाएगा। यानी अगर Q1 Q2 के पोजीशन वेक्टर्स अगर आई कैप जे कैप के टर्म में दे दिए जाए और मुझे पूछा जाए व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल इन वेक्टर फॉर्म, सीधा मुझे स्ट्रेट वे मुझे उसी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है भाई? Yes, sir. ओके, सो कैन वी पुट ऑन द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट? ओके, आ रही बात समझ में? यस। हाँ,
तो आप जैसे एक एग्जांपल करोगे या ये बात क्लियर है, कर लोगे? कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर लोगे या एक एग्जांपल करवा दूं? सर एक एग्जांपल करवा दीजिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, लिख लीजिए। ठीक है, चार्ज 1 microcoulomb is placed at is placed at 1, 2, 3 where positions are in meter। ठीक है भाई, 1, 2, 3 का मतलब समझते हैं आप? यस सर। हाँ X, Y, and Z, X. हाँ and दूसरा है ये तो 1 microcoulomb है, दूसरा है 1 millicoulomb। क्या? another charge 1 millicoulomb is placed at 3, 2, 1। ठीक है, दूसरे चार्ज को हमने कहाँ रख दिया? दूसरा चार्ज है 1 millicoulomb, राइट? पॉजिटिव साइन के बाद। Yes. हाँ, और कहाँ रखा है? 3, 2, 1. हाँ, ठीक है, राइट। माय क्वेश्चन इज, ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 millicoulomb इन रिजॉल्व फॉर्म? रिजॉल्व फॉर्म का मतलब आई कैप जे कैप के कैप इन ऐसे यूनिट। व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 millicoulomb इन रिजॉल्व फॉर्म इन ऐसे यूनिट? यूनिट का ध्यान रखना, कभी भी हम किसी भी क्वांटिटी को लिखते हैं ना तो अलग अलग यूनिट में वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, इसलिए यूनिट का ध्यान रखना। ठीक है, के की वैल्यू आप लोग जानते हैं ना क्या होता है? द चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। Yes. तो वैक्यूम में के की क्या वैल्यू होती है? 9 into 10 to the power 9. बिल्कुल सही। के की बात भी हम लोग थोड़ा सा करेंगे क्योंकि ये मीडियल डिपेंडेंट कांस्टेंट है, अलग अलग मीडियम की वैल्यू अलग अलग हो जाती है और उसमें एक दो टर्म आते हैं जिनको थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत पड़ती है, तभी मैं उसकी बात चर्चा करूंगा थोड़ी। पहले ये सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो टेल मी द फोर्स ऑन 1 millicoulomb। ठीक है भाई, 1 millicoulomb चार्ज पे फोर्स बताइए रिजॉल्व फॉर्म में। रिजॉल्व फॉर्म का मतलब आई कैप जे कैप के कैप में। वेदिका, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो आप सोचिए कि कभी भी मुझे अगर रिजॉल्व फॉर्म में चाहिए तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए के, मुझे चाहिए Q1, मुझे चाहिए Q2, मुझे चाहिए R1, मुझे चाहिए R2। दैट्स इट। अगर ये सब पता है तो सब पता है, एंड सो यू पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट। ठीक है, ओके, बताइए। सर मिली और माइक्रो को कूलम की टर्म्स में कितना लिखेंगे? मिली कूलम का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस, मिली कोई भी चीज मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3। जैसे मिली सेकंड बोलेंगे तो 10 पावर माइनस 3 सेकंड। ठीक है, एनीथिंग मिली इज 10 टू द पावर माइनस 3 एंड माइक्रो इज 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, म्यू मतलब माइक्रो का सिंबल है, एम मिली का सिंबल है। ठीक है, Yes. तो मिली इज 10 टू द पावर माइनस 3, माइक्रो इज 10 टू द पावर माइनस 6 और एक वर्ड होता है नैनो। नैनो होता है 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, और उसके बाद एक वर्ड होता है पीको। पीको होता है 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक है, तो ये सब कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। ठीक है, Yes sir. मिली का मतलब 10 पावर माइनस 3, माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 6, नैनो का मतलब 10 पावर माइनस 9 और पीको का मतलब 10 to the power minus 12. हाँ, और एक टर्म होता है फर्मी। फर्मी का मतलब होता है 10 पावर माइनस 15। ठीक है, फेमटो Yes. बोलते हैं उसको। ठीक है ना, 10 पावर माइनस 15। ओके, फर्मी तो डिस्टेंस के लिए बोलते हैं बाकी। ठीक है, फेमटो बोलते हैं। मतलब ये सब सिंबल्स हैं जो यूज होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड 10 पावर माइनस 3 के मल्टीपल ऑर्डर यूज होते हैं। ठीक है, okay, so do you know k1, k, you know q1, you know q2, you know r2, you know r1। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, लेकिन r का i का वेक्टर में लिखना है। तो अगर मैं फर्स्ट चार्ज किसको मान रहे हो आप? वेदिका, आप फर्स्ट चार्ज किसको मान रहे हो? किस पे फोर्स पूछा है? 1 माइक्रो कूलम पे या 1 मिली कूलम पे? 1 millicoulomb। तो जिस पे पूछा है ना उसको सेकंड चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। इसका मतलब r1 क्या हो गया हमारे पास? सो व्हाट डू आई गेट r1 हियर? सो व्हाट इज r1 हियर? सर हाउ टू टेक आउट R1? हाँ, r1 का मतलब, r1 का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ? Sir 1 2 1, 2. हाँ, 1 का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? पहला जो
अगर हम 3 कोऑर्डिनेट्स One लिख रहे हैं i तो सबसे पहला कौन सा कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है? एक्स वाई जेड किसको? एक्स x को। दूसरा, Y, तीसरा y Z, z. जेड को। R1 हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये ध्यान देना। R1 इज एक्चुअली आई कैप, यानी 1 आई कैप। आई कैप का मतलब वो 1 आई कैप, क्योंकि कोऑर्डिनेट 1 है ना, तो 1 आई कैप, तो 1 आई कैप को खाली आई कैप लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 जे कैप। फिर क्या लिखेंगे? 3 के कैप। समझ में आ रहा है? इस तरह से R2 क्या लिखेंगे बताओ? 3 I cap, हाँ 2 J cap, बिल्कुल and सही, K cap. यस दैट्स इट। ठीक है, इसका मतलब R क्या हो गया हमारा? टू आई कैप, जे कैप माइनस 2 जे कैप 0 हो गया, माइनस 2 के कैप, राइट? ये R वेक्टर हो गया, समझ में आ रहा है? Yes, sir. R इज R2 माइनस R1, तो 3 आई कैप माइनस आई कैप 2 आई कैप हो गया, 2 जे कैप कैंसिल हो गया, और के कैप माइनस 3 के कैप माइनस 2 के कैप। इज दैट क्लियर? सर Yes, sir. +2 के कैप नहीं आया। क्या +2 नहीं आएगा ना? देखो R2 माइनस R1 कर रहे हैं ना, तो R2 में के कैप है और R1 में क्या है? 3 के कैप है, तो 3 के कैप ओके माइनस ओके में जा रहा है ना, तो इससे माइनस सी आएगा। ठीक है, यस मेरा वेदिका? Yes, sir. ठीक है, ओके। राइट, ठीक है ना भाई? ओके ठीक है, राइट, ठीक है। अब आप आंसर बताएंगे या मैं बताऊं? तो हमारा हो गया क्या? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻9, तो ये तो 9 हो गया। मेरा आंसर मुझे जो लग रहा है वो ये होना चाहिए शायद। चेक कर लो एक बार, आ रहा है क्या आंसर? ये 9 इंटू 2 आई कैप माइनस 2 के कैप अपॉन 2 आई कैप माइनस 2 के कैप का जो मॉड होगा वो हो जाएगा 2√2, तो उसका होल क्यूब, तो 16√2 आ जाएगा। 2√2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और √2 का, हाँ ये आंसर आना चाहिए। तो दिस शुड बी द आंसर, ऐसा यूनिट मतलब न्यूटन। क्लियर है? फाइनली यस दिस सर ये शुड बी आंसर। 2 आई कैप माइनस 2 के कैप है ना, ये क्या है? सॉरी 2 आई कैप माइनस 2 के -2 कैप, ठीक यस है? 2 आई कैप माइनस 2 के कैप, और 2 आई कैप माइनस 2 कैप का जो मॉड होगा वो हो जाएगा 2√2। देखा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो आंसर तुम्हारा हो गया फाइनली 9/16√2, 2 आई कैप माइनस 2 के कैप न्यूटन, राइट? राइट, Yes, sir. इसी को हम क्या बोलेंगे? We will call it, A form of Coulomb's we law. will call it vector form of Coulomb's law. ठीक है? Sir, 9 into I cap minus K cap upon 8√2 कर सकते हैं ना? We can cut it by हाँ, 2. we can cut 2, we can take 2 common and we can simplify it 9 into I cap minus K cap by 8√2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? Yes, sir. हाँ, वो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट? मतलब एक ही चीज को ना अलग अलग तरीके से कई बार हम लोग लिख सकते हैं, और ऐसे केस में हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ठीक है, ओके डन, समझ में आया? यस ठीक है, तो यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अरे बेटा, Yes, sir. हाँ चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग आते हैं, एक्चुअली यूजुअली क्या होता है जानते हो? जैसे हम लोग ना कोई भी फोर्स स्टडी करते हैं, चाहे ग्रेविटेशन का हो चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो, हम लोग ने टर्म डिफाइन करते हैं, फील्ड। क्या डिफाइन करते हैं? फील्ड। जो भी कैरेक्टरिस्टिक वो फील्ड, वो फोर्स जनरेट कर रहा है ना, पर यूनिट दैट क्वांटिटी क्या फोर्स लगता है, उसको हम लोग फील्ड बोलते हैं। याद है तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन किया होगा? कैसे डिफाइन किए थे? You might have defined the gravitational field. How do you define the gravitational field?
ग्रेविटेशनल फील्ड आप कैसे डिफाइन करते हैं? Till where the influence of the gravitational force of Earth is. हाँ बिल्कुल, यानी अगर कोई भी मास के सराउंडिंग में अगर आप कोई मास लाते हैं तो उस मास पे फोर्स लगता है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास। नहीं नहीं, intensity of Yes. gravitational field is defined as what? Force, Force per unit mass. हाँ, when placed in the surrounding of a given charge configuration, ठीक है? तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही करेंगे। आप किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे अगर पूछेंगे व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू विल डिफाइन इट व्हाट? फोर्स पर यूनिट चार्ज इन द सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। लिख लीजिए, टॉपिक को नाम दीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काफी लंबा सा टर्म हो जाता है कई बार, इसीलिए इसको खाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख देते हैं। इसको ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली, ठीक है भाई? इसको कैसे लिखना, लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? लिखा? ठीक, लिखिए इन द सराउंडिंग ऑफ ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इन ऑफ ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, in the surrounding of a charge configuration, in the surrounding of a charge configuration, field intensity is defined as force per unit charge when placed at that point. ठीक है? Yes. In the surrounding of a charge configuration, ठीक है, intensity of field is defined as force per unit charge when placed at that point. ठीक है? Yes. इसका मतलब क्या हुआ ये मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, अब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक ही चार्ज हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लगातार चार्ज बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे ऐसे मान लो यहाँ पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं, यानी यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3, Q4 इस तरह से। ये कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है भाई? राइट? और इसके सराउंडिंग में कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट है P है इसके सराउंडिंग में, राइट? हमको बताना है कि यहाँ पे फील्ड क्या है, ठीक है? हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा चार्ज लाएंगे, उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड निकालने के लिए जो छोटा चार्ज लाते हैं उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Test charge. हाँ, तो मान लो स्मॉल क्यू लाए और स्मॉल क्यू पे अब फोर्स जो लग रहा है वो एफ लग रहा है। क्या लग रहा है? मान लो ऐसे लग रहा है, सपोज क्यू लग रहा है, फोर्स एफ कितना है? ठीक है? तो अगर मैं स्मॉल क्यू ला रहा हूँ और फोर्स एफ लग रहा है, तो बताओ यूनिट चार्ज लाते तो क्या फोर्स लगता है पॉइंट पी पे? अगर मैं कहूँ व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी, आई विल राइट इट लाइक दिस। ये लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है, ईपी इक्वल टू व्हाट? एफ ऑन क्यू। ठीक है भाई? तो अगर हम किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के सराउंडिंग में कोई चार्ज लाएं और उस पॉइंट पे फील्ड पूछा जाए, तो फील्ड हम कैसे लिखेंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है भाई? Yes, sir. Unit charge क्यों लेते हैं? यूनिट चार्ज का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो यहाँ पे हमको ये देखना है कितना फोर्स लगेगा, ठीक है? तो वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। मान लो अगर मैं यूनिट चार्ज पे फील्ड ये है, ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर 2 यूनिट चार्ज लाएंगे तो क्या होगा? 2f लगेगा। आधा लाएंगे तो क्या होगा? f/2 लगेगा। तो अगर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो इस पॉइंट से रिलेटेड है
ताकि जो भी चार्ज हम लाएं उसके हिसाब से फोर्स को कैलकुलेट कर पाए। उसके लिए क्या जानने की जरूरत है? फील्ड जानने की जरूरत है। तो फील्ड डिफाइन कैसे होगा? पर यूनिट चार्ज डिफाइन होगा। ठीक है, यूजुअली जब भी हम लोग फील्ड डिफाइन करते हैं ना, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, जिस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से वो चीज क्रिएट होती है, उसके यूनिट वैल्यू के लिए ही डिफाइन करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन किया था, तुम्हें याद होगा? Force per unit mass. हाँ, तो वहां पे कौन क्रिएट कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स? मास क्रिएट कर रहा था ना। Hmm. तो पर यूनिट मास आपने डिफाइन किया था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन कौन क्रिएट कर रहा है? Charge. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? Force per unit charge. हाँ, तो जब भी हम फील्ड को डिफाइन करते हैं ना, जो फिजिकल एजेंट उस इफेक्ट को जनरेट कर रहा होता है या जिस पे लग रहा होता है, उसके यूनिट वैल्यू के लिए ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तभी तो अगर मान लो हम लोग डबल चार्ज करेंगे तो फोर्स डबल हो जाएगा, आधा करेंगे तो फोर्स आधा हो जाएगा। नहीं, Yes, sir. यानी चार्ज के हिसाब से अगर फील्ड हमको पता हो तो चार्ज का वैल्यू जानते हैं, हम फोर्स बता देंगे। ठीक है, अगर मैं Yes, तुमसे sir. कहूँ कि मान लो पॉइंट पी पे चार्ज नहीं रखा हुआ है, यहाँ तो चार्ज है, पॉइंट पी पे चार्ज नहीं रखा हुआ, तब पॉइंट पी पे क्या फील्ड है? No field. नहीं देखो, फील्ड ना उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? इस चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है फील्ड। जो स्मॉल क्यू हम ला रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? Charge configuration. दैट इज क्रिएटिंग दैट फील्ड। ठीक है, Hmm. तो इससे इसका कोई लेना देना। अगर मैं कोई चार्ज नहीं भी लाऊंगा तो भी अगर मैं पूछूंगा यहाँ क्या फील्ड है तो क्या बोलेंगे हम? Oh, it's the same. हाँ, क्योंकि अगर मान लो हम 2q लाएंगे तो 2q से फिर डिवाइड भी कर देंगे, तो एक्चुअली जो फील्ड का रिजल्ट है उसमें ये चार्ज तो आता ही नहीं है। Hmm. कैसे? जैसे मान लो एक ही चार्ज है, सपोज ऐसे मान लो, जैसे मान लो एक ही चार्ज है, लेट मी थिंक दैट देयर इज वन चार्ज ओनली। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, खाली एक ही चार्ज है मान लो। ओवर सेंसिटिव हो जाता है ये तो। लेट अस कंसीडर एक केस हियर। ठीक है, मान लो एक ही चार्ज है, क्या है? सपोज यहाँ पे एक चार्ज है Q। ठीक है, ओके, और इसको मैंने ओरिजिन नाम दे दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट P है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे और ये वेक्टर R है, तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फील्ड एट R, तो क्या बोलेंगे हम? पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल क्यू लाएंगे। जहाँ भी कभी फील्ड निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज आएंगे। टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मान लो स्मॉल क्यू लाते हैं तो मतलब फोर्स क्या लगेगा? सपोज आई ब्रिंग हियर स्मॉल क्यू, सो व्हाट इज द फोर्स? व्हाट इज द फोर्स? यार ये इस कंप्यूटर में ये भी झंझट है, ये तो ओवर सेंसिटिव हो जाता है। Q by R square. हाँ, तो हम लोग क्या फोर्स होगा? F will be K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R स्क्वायर, R कैप, ऐसे बोल सकते हैं क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछेंगे व्हाट इज द फील्ड हियर, तो क्या बोलेंगे आप? व्हाट इज द फील्ड एट P? तो F बाई Q बोलेंगे ना आप, स्मॉल q। Yes. यानी क्या हो गया बताइए? K Q upon R square. कौन सा Q, बड़ा Q छोटा Q? बड़ा. स्मॉल Q आया। कट गया था. हाँ, तो ये हमेशा ध्यान देने की बात है कि जब भी किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए हम कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो जो फील्ड का रिजल्ट होता है वो उससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है भाई, जब भी Yes, हम sir. किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए कोई टेस्ट चार्ज, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फील्ड क्या है? वेक्टर है। फील्ड क्या है? वेक्टर है। उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स वेक्टर है और चार्ज स्केलर है। किसी वेक्टर को अगर आप स्केलर से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट तो वेक्टर ही बनेगा ना भाई। Yes, sir. हाँ, अच्छा ये मान लो अगर किसी बहुत सारे चार्जेस के सराउंडिंग में कोई पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो कैसे निकालें? इसको हम लोग फील्ड सुपरपोजिशन बोलते हैं। लिखो, इन द सराउंडिंग ऑफ two or more than two charge particles, yeah, in the surrounding of two or more than two charge particles,
in the surrounding of two or more than two charged particles. ये दो का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम लोग यहाँ पे ये मान लीजिए Q1 है और यहाँ Q2 है, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट है P मान लो, ठीक है। Q1 से पॉइंट P को ज्वाइन किया तो वेक्टर क्या है, R1 क्या है, तो Q1 की वजह से मतलब दिख रहा है भाई, Q1 की वजह से मान लो यहाँ पॉइंट P पे फील्ड E1 है, क्या है E1. E1, ठीक है, और Q2 की वजह से फील्ड क्या है E2. E2 है। ये किधर है, इधर होगा ना, राइट, नहीं, तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द Yes. नेट फील्ड एट P तो हम लोग क्या लिखेंगे, सर उनके जो बीच में जा रही है. उनका वेक्टर सम क्या, ठीक है, मतलब दो पार्टिकल के सराउंडिंग में अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू, I will calculate the field due to individual point charges and we'll make their vector sum, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the way to calculate the net field at a point. इसको field superposition बोलते हैं, लिख लीजिए आप, ठीक है, लिखिए, in the surrounding of two or more than two charged particle, electric field is given as in the surrounding of two or more than two charged particles, electric field is given as E is equal to sigma EI. In the surrounding of two or more than two charged particles, electric field is given as what? E is equal to sigma EI. What is the meaning of that? Where EI is the field due to ith charged particle. Where EI is the field due to ith Charge charged particle. particle. जैसे यहाँ पे अगर दो ही हैं तो दो ही का सम करना E1 E2 करना, तीन होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 करते, बहुत सारे होते हैं, यही जनरलाइज फार्मूला हो जाता है। नहीं कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक की वजह से इंडिविजुअल फील्ड निकाल के वेक्टर सम करते हैं, क्योंकि नेट फील्ड जो है सबका वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। Yes, sir. हाँ, यानी ऐड करते हुए वेक्टर का ध्यान रखना है, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन करें एक, Yes, sir. ठीक है, लिखो, two particles have charges Q and minus 2Q and separation between them A. ठीक है, two particles have charges Q and minus 2Q and separation between them what? ठीक है, and separation between them क्या लिखे? A. A. What is the net electric field at their midpoint? What is the net electric field at their midpoint? उनके midpoint पे net electric field बताना है आपको, ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल हैं और उनके बीच का क्या सेपरेशन है, A. A. हाँ, तो उन दोनों के मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, और उस लाइन को एक्स एक्सिस का नाम दिया गया, देख रहे हैं आप, डायग्राम देख रहे हैं, Yes. ठीक है, तो बताइए आप क्या आंसर होगा, ठीक है, तो व्हाट इज योर आंसर,
ठीक है, बताइए। सो व्हाट इज योर आंसर? आ रहा है समझ में? कर रहे हो? Yes. ठीक है भाई, आ गया? Yes, sir. बताइए क्या आंसर है। वेदिका आपका कुछ आया आंसर? शायद। हाँ बताइए, बताइए। मतलब इसी चीज का एप्लीकेशन है, अभी जो बताया मैंने आपको, ठीक है। क्या है आंसर? सक्षम तुम बताओ। Sir, 12k q by r square in direction of -2q charge. यस, बिल्कुल सही आंसर। ये यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा प्रेजेंटेशन के साथ हिसाब से आंसर में, तो सीधा आंसर ये है, देखो। E इक्वल टू के 12q स्क्वायर 12q बाय ए स्क्वायर आई कैप। यही आया वेदिका, यही आया? वो सो अच्छा, ये कहाँ पे पूछा है मैंने, पहले ये बताओ। what वेयर आई हैव आस्क्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड? midpoint? मिड पॉइंट पे। सो लेट इट बी मिड पॉइंट, राइट? एम नाम दे दिया, ठीक है भाई। तो बताओ, अब माइनस क्यू को चलो फर्स्ट चार्ज नाम दे दिया क्या, और क्यू को सेकंड चार्ज नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, जो फर्स्ट चार्ज है उसकी वजह से फील्ड किधर होगा? towards towards -2q. हाँ, यानी इस तरफ। Hmm. और जो सेकंड चार्ज है उसकी वजह से Towards q. इसी तरफ। Oh yeah. देखो, यू कैन सी हियर, देखो, फॉर नेगेटिव चार्ज फील्ड इज अट्रैक्टिव, राइट? बट फॉर पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज रिपल्सिव। So for both the charges, field is in same direction, that is towards right. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now I am calculating the magnitude of E1. So when I calculate the magnitude, we just have to see the magnitude of charge, right? So it is K into 2Q upon square of distance. What is the distance of point M from 2Q? A by 2. So we are getting A by 2 का whole square, right?
Yes, sir. So solving it, what I get? You see, solving it, I am getting as k q by a square into 8. Clear hai? Yes, sir. In same way, what I get E2? 4kq upon a square. क्या? 4kq upon a square. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सो अब आप बताइए नेट फील्ड क्या करेंगे? आप देखिए वेक्टर सम करेंगे. तो सिंस बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, so what is your result? 12kq upon a square I cap. Yes, that is the answer. Okay, तो इसका मतलब यही है. ये जो मैंने सिग्मा ये लिख लिया, लिखने में बड़ा अच्छा लगा मुझे, ठीक है. ओके, बट आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप इस चीज को एक्सिक्यूट करेंगे तो वेक्टर के हिसाब से एक्सिक्यूट करेंगे, राइट? ठीक है. ओके, Yes. चलिए ठीक है. फिर अभी हम लोग आज के लिए यहीं एंड करते हैं, ठीक है. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? और फिर वहां हम लोग और केसेस ऑफ फील्ड कैलकुलेशन करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंसंट्रेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ फील्ड. ओके ओके, ठीक है. चलिए फिर बाय. Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू वेरी मच.